उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, सभी आयोगों को मर्ज करते हुए, इस उम्मीद से कि ये एक ऐसा आयोग होगा जो कि निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां कंडक्ट कराएगा। साथ ही साथ जो पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कमियां रहती थी, खामियां रहती थी, उस कमियों को भी दूर किया जाएगा इस आयोग के नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत। लेकिन अभी इस आयोग के माध्यम से एक ही भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस भर्ती में भी कुछ विसंगति के आरोप लगे थे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी की देखरेख में ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी के साथ एक और नया विवाद जुड़ गया है इस चयन आयोग के साथ। कुछ अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि कुछ पद जो कि आउटसोर्सिंग यानी कि एडहॉक पर रखे जा रहे थे, उनमें बिना इंटरव्यू के ही पद भर लिए गए अपने करीबियों के द्वारा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सचिव को पत्र भेजकर मनमाने ढंग से नियुक्ति का लगाया आरोप। देख सकते हैं आप, शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन मांगने की कोशिश में जुटे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग के कुछ रिक्त पदों पर नियुक्ति में मनमानी की शिकायत की गई है। आयोग के सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों पर सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकाली गई थी। सेवा योजन पोर्टल पर 13 जून को आवेदन कर अभ्यर्थी परीक्षण साक्षात्कार होने का इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन कार्यालय में पता करने पर उन्हें जानकारी हुई कि भर्ती हो चुकी है। इसमें धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। सचिव को भेजे शिकायती पत्र में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में तैनात अधिकारियों और एजेंसी ने बिना टाइपिंग परीक्षण साक्षात्कार कराए मनमाने ढंग से करीबियों को आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों पर रख लिया है। मांग की है कि इन नियुक्त कराए गए कर्मियों का पदों के सापेक्ष कुशलता का परीक्षण कराया जाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि वे पद के योग्य हैं अथवा नहीं। यहाँ पर परीक्षण में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह योग्य अभ्यर्थियों को बिना कोई अवसर दिए अनर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। मामले में आयोग के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्सिंग के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के अंतर्गत हुई हैं। शेष पदों पर भी चयन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के 12, वाहन चालक के 13 पद चयन किया जाना शेष है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के अलग अलग श्रेणी के कुल 39 पदों पर नियुक्ति होना शेष है। तो बड़ा आरोप लगा है चयन आयोग पर कि अपने करीबियों से जो संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद हैं उनको भरा गया है। हालांकि जनसंपर्क अधिकारी जो हैं आयोग के, उनका स्पष्ट कहना है कि इसमें कोई भी विसंगति नहीं है और कंप्यूटर ऑपरेटर पर अभी भर्ती होना बाकी है। साथ ही साथ यहाँ पर शिकायती पत्र में ये भी दावा किया गया है कि जो अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिक्रूट किया गया है उनका एक बार फिर से परीक्षण करा ली जाए, जाँच करा ली जाए। तो निश्चित तौर पर ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, क्योंकि एक आयोग जिसमें खुद ही रिक्रूटमेंट चल रहा है और अगर वहीं से इस तरीके की भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है तो आने वाली भर्तियों में किस तरीके से निष्पक्षता की उम्मीद रखी जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इस शिकायती पत्र को गंभीरता से लेना चाहिए सचिव को और एक मिसाल कायम करना चाहिए कि उन अभ्यर्थियों के मन में एक विश्वास बन पाए, क्योंकि इससे पहले के जो आयोग रहे हैं उनमें भर्तियों में कई विसंगतियां देखने को मिली और अभ्यर्थियों के बीच एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके के जो भी आरोप लग रहे हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो रही है। और इसमें केवल आयोग की नहीं, चूंकि ये खबर मीडिया में आ रही है यानी सरकार तक भी बातें पहुंच रही होंगी, सरकार को भी एक कमेटी बना करके इस तरीके की चीज़ों के बारे में जाँच करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल पदों को भरने का मामला नहीं है, केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस प्रोसेस को स्किप करने का मामला नहीं है। अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि आयोग जब स्वयं अपने रिक्रूटमेंट में ईमानदार नहीं रहेगा तो आने वाले भर्तियों में ईमानदार रहे, इस बात की क्या गारंटी होगी। तो इसलिए आयोग की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो इसका निष्पक्ष जाँच जरूर होना चाहिए। जैसा कि कल एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बिहार में जब से डोमिसाइल नीति लागू की गई है TRE 4 और TRE 5 में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं या फिर भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठने लगी है। आप इसके संबंध में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की भर्तियों में डोमिसाइल की मांग। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों में प्रतियोगियों ने नई मांग शुरू की है। कहा है कि यहाँ की भर्तियों में भी अधिवास यानी कि डोमिसाइल व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि जिस राज्य में भर्ती होनी है उसमें उसी राज्य के निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इस मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। तो
धीरे धीरे अब यूपी में भी ये सब मांगे उठने लगी हैं। तो कल को एक राज्य कर रहा है, फिर 2 राज्य करेगा, फिर 3 राज्य करेगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसा व्यवस्था हो जाएगी कि भारत देश में ही छोटे छोटे देश बन जाएंगे कि एक देश की तरह ही तो ये व्यवस्था बनती जा रही है कि एक राज्य में अगर कोई जन्म लिया तो दूसरे राज्य में आवेदन नहीं कर सकता। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू है कि वहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर ही नहीं सकते। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं वो अपने आप में एक सोचने की बात है कि एक राज्य में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले लिया तो केवल जन्म के आधार पर उसको दूसरे राज्य में आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो। जो ओपन की सीटें हैं वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो योग्य अभ्यर्थी है, उससे सीटों को भरा जाए, क्योंकि योग्यता का पैमाना तो यही होगा ना कि इससे जो ओपन सीटें कैटेगरी के आधार पर तो आप ऑलरेडी 60% सीटों को रिजर्व कर चुके हैं। जो 40% सीटें बच रही हैं उस पर एटलीस्ट सीटों को ओपन कर देना चाहिए सभी राज्यों के लिए। इसमें किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं लागू होना चाहिए। और बिहार ने जिस तरीके से किया हुआ है उसके बाद से नो डाउट ये सभी राज्यों की मांग होने लगेगी। आज उत्तर प्रदेश मांग कर रहा है, कल को अन्य राज्य भी मांग करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी ही है भविष्य में जाकर के, और ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। जैसे कि अभी 84.4% बिहार में डोमिसाइल के आधार पर हो गया, उसके बाद से कोई राज्य 90 करेगा, उसके बाद से 95 करेगा, उसके बाद 98, उसके बाद धीरे धीरे करके ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। आज बिहार में लगातार 5 TRE-4 होने जा रही है, उसके बाद TRE-5 भी 2026 में होने की बात है। लेकिन क्या ये व्यवस्था बिहार में सालों साल चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी? नहीं, हमेशा नहीं चलेगी। उसके बाद बिहार में कभी ना कभी तो सैचुरेशन का पॉइंट आएगा कि अब टीचरों की वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अन्य राज्यों में जब टीचर रिक्रूटमेंट आएगा तो वहाँ के अभ्यर्थी भी मांग करेंगे, और जब बिहार के कैंडिडेट वहाँ पर आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे कि अब डोमिसाइल लागू हो गया, अब हम यहाँ पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्षणिक होती हैं। किसी एक राज्य में भर्ती आ रही है तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम वहाँ पर वो रिक्रूटमेंट होता रहेगा। कभी ना कभी तो शिक्षकों के पद माना के हिसाब से बिहार में भी कंप्लीट होंगे, और अदर स्टेट में जब भर्ती आएंगी उस स्टेट के कैंडिडेट मांग करेंगे। तो अब बिहार के अभ्यर्थियों को उस समय बुरा लग रहा होगा कि उनको मौका नहीं मिल रहा है सीटों पर आवेदन करने के लिए। तो ये सारी व्यवस्था भविष्य में और ज़्यादा गंभीर होंगी। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय स्कूलों में संविदा पर ना हो नियुक्ति। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि करीब 10 लाख रिक्त पदों पर जताई गई है चिंता। ये चिंता किस तरीके से जताई गई है वो अपने आप में एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देशित किया था कि ऐसे विद्यालय को चिन्हित किया जाए जहां पर 50 से कम रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज करने की बात कही गई थी। जब मर्जिंग की प्रक्रिया चलेगी तो रिक्त पद तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। खैर, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वही वाली स्थिति है इस समय। देखिए, संसदीय पैनल ने स्कूली शिक्षा समेत दूसरे संस्थानों में शिक्षकों के लाखों पद और अनुबंध के आधार पर भर्ती गंभीर चिंता जताई है। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में पेश 368वीं रिपोर्ट में कहा है कि देश के स्कूलों में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद रिक्त हैं। देश में करीब 14.8 लाख स्कूलों में से भारत सरकार करीब 3000 स्कूलों का ही संचालन करती है। लेकिन समिति ने पाया कि केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भी रिक्तियों का स्तर चिंताजनक है। केवी यानी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में भी कुल मिलाकर के 30 से 50% तक रिक्तियां शेष हैं। समिति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केवी नवोदय विद्यालयों में संविदा की जगह 31 मार्च 2026 तक शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां हों। समिति ने कहा कि स्कूलों में संविदा वाली नियुक्तियां रोकी जाए। अगर आपने देखा होगा, केंद्रीय विद्यालय में समय समय पर ऐसे टीचर को रिक्रूट किया जाता है जो कि 1 साल के संविदा पर रखे जाते हैं। क्या जरूरत है ऐसे संविदा पर रखने के लिए, जब आपके पास देश में लाखों की संख्या में बीएड डीएलएड कंप्लीट किए हुए बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। राज्यों की फंडिंग रोकी जाए। संसदीय पैनल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में समग्र शिक्षा अभियान के जरिए पैसा पाने वाले स्कूलों में प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर 7.5 लाख रिक्तियां हैं। रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने के निर्देशों को नहीं मानने वाले राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंडिंग यानी अध्यापक निधि तक रोक दी जाए जब तक कि वे निर्देशों का पालन नहीं कर लेते। अब दूसरे राज्यों क्या उदाहरण लिया जाए। जब डबल इंजन की सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, यहाँ पर भी अगर आप पीएबी की रिपोर्ट देखेंगे तो 1,82,000 के आसपास शिक्षकों के पद खाली हैं। ये खुद पीएबी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बावजूद इसके यहाँ पर शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं। जो
जो असिस्टेंट टीचर का पोस्ट होता है और जो शिक्षा मित्र होते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर काउंट नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार काउंट करते हुए मानक के हिसाब से बता देती है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात मानक के हिसाब से पूर्ण है और शिक्षकों की कोई भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दूसरे राज्यों का क्या एग्जाम्पल लिया जाए या फिर जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार है उनसे क्या उम्मीद करी जाए, जब डबल इंजन की सरकार, सेम पार्टी की सरकार रहते हुए भी जब उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत है तो दूसरे पार्टी की सरकार में क्या ही उम्मीद किया जाए। तो ये हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वहीं वाली स्थिति है। आगे पढ़ लीजिए। एनसीटी पर भी सवाल। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में 2019 से 15 जून 2025 तक टीचिंग, नॉन टीचिंग और प्रशासनिक कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं होने के मसले पर भी समिति ने गंभीर बताया है। डबल इंजन सरकार की गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं कि 9 अगस्त 2025 को ही पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश अयोध्या में एक वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, ये नवोदय विद्यालय है जिसके बारे में समिति ने एक तरीके से चिंता व्यक्त की थी, और उसके 1-2 दिन बाद ही अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के नवोदय विद्यालय अयोध्या में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर योग शिक्षक और खेल प्रशिक्षक, हॉकी और नृत्य प्रशिक्षक, संगीत प्रशिक्षक, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ताइक्वांडो, मैट्रन और इन सभी पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, और वो भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि संविदा के आधार पर ये भर्तियां हैं। और ये तो चलिए नॉन टीचिंग स्टाफ आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टाफ जो टीचिंग स्टाफ होते हैं वो भी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में समय समय पर एडाक पर रखे जाते हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। तो क्या ये चिंता केवल अखबारों तक ही सीमित रहती है या फिर जमीनी धरातल पर भी ये गंभीरता से विषय लिया जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अखबार में छाप करके और वाहवाही लूट ली जाती है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है, और इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी सरकारी विद्यालयों की, जिसमें 50 से कम कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, उसके बाद से ये पूरा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया और जनमानस तक ये मुद्दा पहुंच चुका था। उसके बाद से इस पूरे मामले को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे विद्यालय जो कि 50 से ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी मर्ज हो चुके हैं उनको कैंसिल किया जाए मर्जर, और ऐसे विद्यालय जो कि 1 किलोमीटर के दूर जाकर के मर्जर हुए हैं उनको भी मर्जर कैंसिल किया जाए। मतलब कि धीरे धीरे उस खबर को एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई, कुछ इस तरीके से छोटे मोटे बदलाव कर करके। और आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो सभी प्राथमिक विद्यालयों में 2026 तक बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी चल रही है। अभी जो मर्जर करने के बाद से जो विद्यालय खाली हुए हैं उसमें बाल वाटिका चलाई जा रही है, और इसके लिए एजुकेटर की भर्ती भी की जा रही है, जो ECCE के माध्यम से एडाक पर ये भर्ती हो रही है। ठीक है, और वहीं पर 2026 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में ये बाल वाटिका चलाने की बात की जा रही है। देखिए, सही प्रोसेस तो ये होता कि अगर आपके पास 50 से भी कम कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, उन विद्यालयों में अगर 2-3 कमरे हैं तो एक कमरा आप ECC के माध्यम से जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाल वाटिका, मतलब कि जैसे अगर आप आज के डेट में देखिए 6 साल की जब बच्चा होगा तब जाकर के वो प्राइमरी में कक्षा 1 में एडमिशन होता है, तो कोई भी अभिभावक जो है वो 6 वर्ष तक वेट नहीं करता है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने लगता है। अगर सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की व्यवस्था हो जाए, यानी जब बच्चा 3 साल का हो, तो जैसे प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, LKG और UKG होता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कहा है कि बाल वाटिका 1 यानी नर्सरी के इक्विवेलेंट, बाल वाटिका 2 यानी कि LKG और बाल वाटिका 3 यानी कि UKG, यानी 3 से लेकर के 6 साल तक बच्चा इस बाल वाटिका में पढ़ेगा, और जैसे ही 6 साल का होगा वो प्राइमरी में कक्षा 1 में एडमिशन ले सकता है। तो अगर उसी विद्यालय में एक कमरे में इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाती तो जो अभिभावक 3 साल का बच्चा होने के बाद से प्राइवेट में भेज रहे थे, हो सकता है कि वो सरकारी विद्यालय में भेजने लगे, और जैसे ही 6 साल कंप्लीट होगा उसका प्राइमरी में एडमिशन हो जाएगा कक्षा 1 में। तो ये व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं की गई उत्तर प्रदेश में, और अगर इसको सही ढंग से लागू किया जाता तो जो रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, वो रजिस्ट्रेशन और बढ़ जाते हैं। और बाल वाटिका आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी को सरकारी विद्यालय के बिल्कुल आसपास करना चाहिए, या तो अगर पॉसिबल है तो उसी कैंपस में करिए, या तो बहुत कम दूरी होना चाहिए, 100 मीटर 200 मीटर, इससे भी कम दूरी में बाल वाटिका होना चाहिए, ताकि वो बच्चे यूज्ड टू हो पाए विद्यालय जाने के लिए, और इन सभी चीज़ों के प्रति जो अवेयरनेस है वो फैलाई जानी चाहिए। तो पहले मर्जर किया गया, अब इन सभी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने की बात की जा रही है, जो कि सही से नहीं किया गया, हड़बड़ी में डिसीजन लिया गया। पहले बाल वाटिका शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद से ये रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अभिभावक भी अब 3 साल के बच्चे होने पर बाल वाटिका में भेजते, और जैसे ही 6 साल का होता तो उसका सरकारी विद्यालय में एडमिशन हो जाना चाहिए था। ठीक है।